है। रेशो एनालिसिस हमारा ये लेसन नंबर 14 होगा। वैसे अभी हमने रेशो एनालिसिस में सारे रेशोज कर ली हैं। लिक्विडिटी रेशो हैज़ बीन डन, पूरा सॉल्वेंसी रेशो भी हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी हो गया। अब हमने जो रेशो स्टार्ट किया वो हमारा एक्टिविटी रेशो है। पहली वीडियो एक्टिविटी रेशो का पार्ट 1 डल चुका है। ये जो है ये एक्टिविटी रेशो का पार्ट 2 वीडियो है और ये फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। और ये जो कोर्स है ये आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो रेशो एनालिसिस का टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। कभी कभार जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग, कि एक तरफ आपको रेशोज़ के नाम दिए दिए जाएंगे और एक तरफ उनके फॉर्मूलेस दे दिए जाएंगे, या एक तरफ मैच द फॉलोइंग में ऐसे आ सकता है कि ये रेशो है और ये रेशो किस टॉपिक के अंडर आता है। जैसे अगर मैंने पूछा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके अंडर आता है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंडर आता है। मैंने पूछा आपके क्विक रेशो किसके अंडर आता है, तो ये आपका सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशो के अंडर आता है। आपको ये मैच करना है। मेरी बात समझ आ रही है कि मैं किस से कनेक्ट कर रही हूँ। या आपके पास ऐसे आ सकता है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, बोला कैलकुलेट करो ये अमाउंट को, तो प्रैक्टिकल पार्ट भी आ सकता है और मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। समझ आ रहा है? तो ये जो हमारा मेन टॉपिक है रेशो एनालिसिस, इसकी सारी वीडियोस आपको देखनी है और प्रैक्टिस भी करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे एक्टिविटी रेशोज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, एक है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, एक है हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो और एक है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये 4 तरीके के हमारे एक्टिविटी रेशो हैं। पहला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, दूसरा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तीसरा है करंट एसेट टर्नओवर रेशो और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये 4 तरीके के रेशो हैं। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में भी 3 तरीके के रेशोज आते हैं। एक होता है हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशो, एक होता है हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और एक हमारे पास होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये तीनों किसके पार्ट्स हैं? वर्किंग कैपिटल वाले के पार्ट हैं, ठीक है। तो टोटल एक्टिविटी रेशो हमारे पास 4 होते हैं और चौथे वाले एक्टिविटी रेशो को फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। क्लियर हुआ? तो आज मैं ये चारों को समझाऊंगी, फिर अगली वीडियोस में फिर वो जो 3 फर्दर डिविजन्स है वो पढ़ेंगे। चलिए पहला क्या आता है हमारे पास? पहला है हमारे पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। दिस रेशो मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन यूटिलाइजिंग द एसेट्स। दैट मीन्स कंपनी के पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं, आपके टोटल एसेट्स कैसे बनते हैं? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब बेटा फिक्स्ड एसेट्स मान लो आपके पास प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। और करेंट एसेट्स क्या होते हैं? आपके स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, ये सब क्या है? कैश, ये आपके क्या है? करंट एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दोनों मिला के क्या बनते हैं? टोटल एसेट्स। तो कंपनी के पास जितने टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स को कंपनी कैसे यूटिलाइज करती है कि उनको यूज़ करके वो क्या कर पाए? प्रोडक्शन करे, और प्रोडक्शन करके वो क्या करे? अपना सेल रेवेन्यू कमाए, प्रॉफिट्स कमाए। कितना वो एफिशिएंट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स में आपका नेट सेल्स आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है। सेल्स ये वाला टोटल सेल्स नहीं है, सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स। और नेट सेल्स कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। या तो सेल्स लिखेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब ये क्या बताता है? हाई रेशियो रिप्रेजेंट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स इन जनरेटिंग सेल्स। जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी इस टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो की, मान लो यहाँ पे है 5 लाख और टोटल एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास 2 लाख, दैट मीन्स 2 लाख को यूज़ करके आई एम गेटिंग अ सेल ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख को जब मैं 2 लाख से डिवाइड करूँगी तो इट इज़ 2.5। दैट मीन्स मैं 2.5 टाइम्स अपने एसेट्स को यूज़ करके सेल्स ला पा रही हूँ। दैट इज़ डबल द अमाउंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितना ज़्यादा रेशो बड़ा होगा वो ये बताएगा कि एक कंपनी अपने टोटल एसेट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है। क्लियर हुआ? इनमें सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि हमारा जो मेन टॉपिक होता है ना, इसमें वो स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और डेटर्स टर्नओवर रेशो पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो बाद में कराऊंगी, पहले अभी इनके फॉर्मूलेस और इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए।
दूसरा क्या पार्ट आ जाता है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। यहाँ पे आप सिर्फ किस पे फोकस करेंगे कि कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रही है सेल्स को जनरेट करने के लिए। जैसे वो मशीन्स को कैसे यूज़ कर रही है जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और प्रोडक्शन के बढ़ने से उसकी सेल्स को कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस रेशो मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन यूटिलाइजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, टोटल एसेट्स की जगह क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। जिसका आपका टॉपिक है उसका ही नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। अगर आपका टॉपिक है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स आएगी। अगर आपका टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स तो डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी आएगी, फिक्स्ड एसेट्स की। बात समझ आई। इसमें भी वही चीज़ है, जितना ज़्यादा रेशो की वैल्यू ज़्यादा होगी वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है फिक्स्ड एसेट्स की, किस में, सेल्स को जनरेट करने में। क्योंकि एक्टिविटी रेशोज यही बताते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ से कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दैट मीन्स एक्टिविटीज़ क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट्स कैसे काम कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन करने से आपकी सेल्स रेवेन्यू कैसे आ रहे हैं। अगर जितनी वैल्यू कम है, मान लो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास पड़े हैं 6 लाख की और आप सेल्स कर पा रहे हैं सिर्फ 1 लाख की, तो 1/6 हमेशा 0 पॉइंट में वैल्यू देगा। दैट मीन्स आप इतने भी एफिशिएंट नहीं है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स की उतने ही लेवल पे सेल्स रेवेन्यू ला पाए। तो जितना ज़्यादा हायर वैल्यू होगी उतनी ही फर्म कैपेबिलिटी रखती है कि वो अच्छा यूज़ कर रही है अपने एसेट्स को, और जितनी वैल्यू कम होगी, जितना न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती जाएगी डिनोमिनेटर की वैल्यू से, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, जितनी इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम होती जाएगी उतना ही रेशो में फ़र्क आएगा, रेशो डाउन होता जाएगा, और वो क्या दिखाएगा कि कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन इवन टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। तो कोई बंदा क्यों इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, जब एसेट्स हैं कंपनी के पास उनको यूज़ ही नहीं कर पा रही कंपनी, तो रिटर्न्स तो आएंगे ही नहीं, और जब रिटर्न्स नहीं आएंगे तो इन्वेस्टर को क्या देगी, और इन्वेस्टर को कुछ नहीं देगी तो क्यों कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा। ये सब चीज़ें एक इन्वेस्टर पढ़ता है, तभी हमें समझना पड़ रहा है कि कौन कौन से टर्नओवर रेशियोज होते हैं। बात क्लियर हुई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। वही बात आ गई। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अपने करेंट एसेट्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगर एक कंपनी जो है वो क्रेडिट पे सेल्स करती है तो उसके डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो कंपनी ये देखती है कि मेरी जो पॉलिसी है वो ख़राब बनी हुई है, मैं डेटर्स बढ़ाई जा रही हूँ। और डेटर्स एक ऐसा एसेट होता है जो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, पर अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, उसका क्रेडिटर आके खड़ा हो गया, भाई मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तो तुम्हारी कंपनी का माल बेचने लग जाऊंगा, तो कंपनी की गुडविल में बात आ जाती है। इसलिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल दैट इज कैश रखना पड़ता है। तो कंपनी कितनी कैपेसिटी रखती है कि वो अपने डेटर्स को फटाफट कन्वर्ट कर पा रही है इनटू कैश में। दैट मीन्स कंपनी को ऐसी पॉलिसी रखनी है कि वो अपनी सेल्स तो करे बट ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पे ना करे, कैश टर्म्स पे करे, जिससे कंपनी अपने ऑपरेशंस पे कोई बात ना आने दे। कंपनी के पास कैश नहीं है, वो प्रोडक्शन कैसे करेगी भाई। फ्यूल लेकर आना है, वर्कर को कुछ पैसे चाहिए, या कंपनी में कुछ भी ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाएगा, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी खड़ी थोड़ी रहेगी कि डेटर्स की ना डेट आनी है 15 तारीख को, तो डेटर्स तो 15 तारीख को पैसे देंगे, आप क्या करें। नहीं, कंपनी को अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी ऐसे रखनी है कि वो अपने करेंट एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज करे और रेवेन्यू लाए। इट इज़ नॉट सेल्स, इट इज़ अ रेवेन्यू। ठीक है, तो करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो यही मेजर करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी या पावर कितनी है कि वो करेंट एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर पा रही है। वही फॉर्मूला क्या है, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करेंट एसेट्स। जितना रेशो हायर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी अपने करेंट एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, जिससे रेवेन्यू या सेल्स बढ़ रही है। बात समझ आई है, क्लियर हुआ। जितना रेशो की लोअर वैल्यू होगी इसका मतलब कंपनी इनएफिशिएंट है अपने ऑपरेशंस करने में, कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रही है वो गलत तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी ख़राब है। आप डेटर्स बढ़ाए जा रहे हो तो आपकी पॉलिसी तो ख़राब है, आप क्यों इतने लिबरल हो, आपकी कंपनी पे बात आ जाएगी। आप इतने लोगों को सेल्स पे वैल्यू मत, अच्छा बैंक जो है वो सब, तो जितना रेशो हाई होगा उतना ही फ़ायदा है कंपनी के लिए, और जितना रेशो की वैल्यू लोअर होगी कंपनी की पॉलिसीज़ में खराबी, और कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ को फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। यही सब रेशोज़ पढ़ के कंपनी को ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, हमारा स्टैंड क्या है मार्केट में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वही ये रेशो क्या मेजर करता है, एफिशिएंसी फर्म की कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज कर पा रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। कि कंपनी के पास करेंट एसेट्स तो है, करेंट एसेट में बेटा कैश भी आता है, बट
उस कैश, वो कैश जो उसने मेंटेन करा है या जो उसने डेटर्स मेंटेन करे हैं, उसमें से अगर मैं लायबिलिटीज़ की पेमेंट माइनस कर दूं, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो पे बैक करनी होती है हमें सॉरी, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का लोन उठा रखा है क्रेडिटर से, ठीक है, तो 5 लाख रुपए के मेरे पास क्रेडिटर्स है। अब 5 लाख रुपए का जो कैश है वो तो मैं अपने करंट एसेट्स में दिखाऊंगी ना, तो करंट एसेट्स में 5 लाख का कैश जो मैंने क्रेडिटर से लिया और 10 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे पास डेटर्स और कैश मिलाकर है, तो डैट इज मेरे पास करंट एसेट्स 15 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज 5 लाख की है। बट एक्चुअली में इन हैंड तो मेरे पास 10 लाख ही है ना, क्योंकि 5 लाख तो मुझे 1 साल बाद पे करना ही करना है। तो वर्किंग कैपिटल ये मैं देखता है कि कितनी कैपिटल फर्म की खुद का है और माइनस जो फर्म का नहीं है वो माइनस हो जाता है। तो अपनी वर्किंग कैपिटल जब कंपनी लगाती है तो वो वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कैसे कर रही है, जिससे उसके पास कितना सेल्स रेवेन्यू आ रहा है, उसकी कैपेसिटी को जज करता है। और फॉर्मूला क्या होता है, वही सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। क्लियर? जितना ये रेशो ज़्यादा होगा वो यही बताएगा कि वर्किंग कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? ये देखो, अब इसके आगे पढ़ो, अ हाई वर्किंग कैपिटल रेशो। जितना वर्किंग कैपिटल रेशो हाई होगा वो ये बता रहा है कि बिजनेस एफिशिएंटली है, कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही है। जो उसने क्रेडिटर से 5 लाख रुपए उठाया है, उन लायबिलिटीज़ को, पैसे को यूज़ करके वो इतना सेल्स रेवेन्यू कमा रही है कि वो अपने क्रेडिटर्स को बहुत जल्दी पे ऑफ कर देगी और एसेट्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही है, जिससे वो अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। बट अगर एक लो रेशो है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बैड डेब्ट्स हैं। लो रेशो मतलब वर्किंग कैपिटल तो यूटिलाइज कर रहे हो बट उतनी सेल्स आ नहीं रही, क्रेडिटर्स की जो पेमेंट जानी है उसके लिए आप पेमेंट करने के लिए आप कैपेबिलिटी नहीं रखते, बैड डेब्ट्स है, डेटर्स आपको पैसा ही नहीं दे रहे, सेल्स कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। सेल्स तो आपने कर दी बट रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि डेटर्स बैठे हैं, ऐसे डेटर्स हैं जो भाग गए, ऐसे डेटर्स हैं जो पागल बना रहे, अरे 10 दिन बाद ले लीजिए, 15 दिन बाद ले जाइए पैसा, 20 दिन बाद ले जाइए, तो बैड डेब्ट्स होते जा रहे हैं। या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, दैट मीन्स प्रोडक्शन तो करके बैठी हूँ, स्टॉक तो गोडाउन में पड़ा है पर वो स्टॉक बिक ही नहीं रहा मार्केट में, सेल्स हुई ही नहीं, तो सेल्स नहीं है तो वो क्या है, इन्वेंट्री क्या है, ऑब्सोलीट होती जा रही है, आउटडेटेड हो जाएगी स्टॉक। बात समझ आई कि हाई रेशो क्या बताता है और लो रेशो क्या बताता है? क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए।